बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप लोग ठीक ठाक होंगे और आई होप कि आपने पिछले लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा। हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर आपके पास जो है वो कोई भी फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल का डिपेंडेंट है तो उस पे आप जो है उसमें पार्शियल डेरिवेटिव जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि कोई फंक्शन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल का पे डिपेंड कर रहा हो, बल्कि इंटरमीडिएट जो हैं वेरिएबल्स वो भी हों और उसके बाद आपके पास जो है वो डिपेंडेंट इंटरमीडिएट वेरिएबल्स और उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, तो फिर वो उसको किस तरीके से आप चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी है कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट दो वेरिएबल्स हों, मतलब एक ये इंटरमीडिएट से अगेन इंटरमीडिएट हो और फिर उसके बाद चेन रूल हो, तो भी आप उसको उस तरीके से चेन रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हमने इसके हवाले से कुछ एग्जांपल्स भी की, कुछ जो है आपको ऑन डिफरेंट चीज़ें भी बताई, सरफेसेस पे भी बताया कि किस तरह से आप डेरिवेटिव्स को सॉल्व कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स के हवाले से ही करेंगे। हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि नॉर्मल जो हैं आपकी इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम हो या मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम हो या किसी भी फील्ड में कोई किसी टाइप की भी डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो, तो मोस्टली वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होती है, आपकी इक्वेशंस होती हैं। तो इक्वेशंस को जब आप रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट किसी का भी करना चाहते हो तो आपकी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो जाती है। सो आपका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के हवाले से आपकी नॉलेज जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है और इसमें आप थोड़ा सा इसको बहुत गौर से देखिएगा। और इसमें बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हम जो है इसको शुरू करते हैं आज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के हवाले से कि द टू वेरिएबल चेन रूल। ठीक है कि आपके पास अगर दो वेरिएबल हैं तो चेन रूल लीड्स टू अ फॉर्मूला दैट टेक्स मोस्ट ऑफ द वर्क आउट ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है कि आपकी वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जहाँ पे मिक्स वेरिएबल्स की बात होती है, तो अगर हम ये चेन रूल यूज़ करें टू वेरिएबल्स के लिए तो हमें ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से जान हमारी छूट जाती है और हम बहुत सिंपल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज़ डिफरेंशिएबल। ठीक है कि हम सपोज कर रहे हैं कि एक फंक्शन कोई भी टू वेरिएबल का है दैट इज़ डिफरेंशिएबल एंड द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये कोई इक्वेशन है, डिफाइंस वाई इम्प्लिसिटली। ठीक है, वाई इम्प्लिसिट का मैंने आपको बताया कि इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है कि जब आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन हो, हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, हम नॉर्मली लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे y है और राइट हैंड साइड पे आपके पास x की डिपेंडेंट जो है वो सारी की सारी जो भी इक्वेशन बन रही है, जो एक्सप्रेशन बन रहे हैं वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहे हैं या कांस्टेंट्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड y की है। इसी तरह से अगर आप कोई भी वेरिएबल लेते हैं जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, अगर वो बिल्कुल भी आपके राइट हैंड साइड पे अपीयर नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये y में एक्सप्लिसिट है। लेकिन अगर आपके कोई भी इक्वेशन है जिसमें मिक्स वेरिएबल्स की बात आ रही हो कि आपके पास वहाँ पे x भी है y भी है और अगर 3 डायमेंशनल है तो z भी है और आप उसमें से किसी एक को वेरिएबल को अलग नहीं कर सकते, तो उस केस में वो इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाता है। ठीक है, उसमें क्या है कि आपके पास हर फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर y इज इक्वल टू फर्ज करें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये साइड सिर्फ फंक्शन ऑफ x है, ये साइड सिर्फ फंक्शन ऑफ y है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है कि y एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ x। लेकिन क्या है, अगर आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स प्लस 3x
प्लस 2y, कोई इस टाइप की चीज़ है। अब आप देखिए कि हम इसमें से y को अलहदा नहीं कर सकते। अगर हम कॉमन लें तो भी ये y की टर्म में आएगा, x कॉमन लें तो भी जो है वो xy 1 माइनस y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना भी चाहें तो भी आपके पास जो है वो, अगर हम इस साइड पे y रख भी लें, इससे x से डिवाइड करें तो ये एक y मौजूद रहेगा। सो हम ये इस तरह से नहीं कर पाए कि हम सारे का सारा जो है y को एक तरफ ले लें और x को एक तरफ ले लें। सो ये इक्वेशन जो है ये आपकी इम्प्लिसिट इक्वेशन कहलाती है, और इस टाइप की इक्वेशंस की डिफरेंशिएशन जो है वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहलाती है। सो अगर हम कहते हैं कि अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, फंक्शन गिवन है विच इज़ डिफरेंशिएबल, इक्वेशन गिवन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, डिफाइन y इम्प्लिसिटली। ठीक है, कि आपके पास x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो इम्प्लिसिटली डिफाइंड है एज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ठीक है, से y इज इक्वल टू h ऑफ x, कि आपके पास जो y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो आपके पास ये फंक्शन जो है वो इस फॉर्म का है कि f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 वेयर y इज इक्वल टू h ऑफ x। तो इसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ x है, सिंस w इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसको w डिफाइन कर लिया। द डेरिवेटिव dw बाई dx टोटल डेरिवेटिव है, क्योंकि x इंडिपेंडेंट है, सो dw बाई dx मस्ट बी 0, क्योंकि आपके पास फंक्शन की वैल्यू 0 है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो भी 0 होगा। सो 0 इज इक्वल टू dw बाई dx विच इज इक्वल टू पार्शियल f बाई पार्शियल x dx बाई dx। ठीक है, ये पार्शियल f बाई पार्शियल x है या f सबस्क्रिप्ट x प्लस पार्शियल f बाई पार्शियल y dy बाई dx। तो ये इसकी चेन रूल से हमने इसकी डिफरेंशिएशन कर ली। ठीक है, अब ये इक्वल टू 0 है, सो हमारे और dx बाई dx जो है वो 1 के इक्वल है, और ये आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू दिस थिंग। नाउ इफ f ऑफ y, ठीक है, पार्शियल f बाई पार्शियल y, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज पार्शियल w बाई पार्शियल y, f ऑफ y इज नॉट इक्वल टू 0, देन हम इसको लिख सकते हैं कि dy बाई dx, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाइए, आपके पास f ऑफ x आ जाता है विद नेगेटिव साइन, तो आप इसको डिवाइड कीजिए f ऑफ y से, तो यू विल गेट dy बाई dx इक्वल टू माइनस f ऑफ x ओवर f ऑफ y। सो अगर आपके पास 2 वेरिएबल का फंक्शन है और चेन रूल आपने यूज़ किया है और ये कंडीशन आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म की है, देन यू कैन ऑलवेज राइट दिस थिंग। अब यहाँ देखिए कि जो हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से किस तरह अपना जान छुड़ा ली कि हमारे पास जो है पार्शियल f बाई पार्शियल x हम कब फाइंड आउट करते हैं, जब हम y को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम f ऑफ y या पार्शियल f बाई पार्शियल y कैलकुलेट करते हैं जब हम x को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। सो हमारे पास ये सिंपल डिफरेंशिएशन आ जाती हैं। सो वी कैन कैलकुलेट dy बाई dx इक्वल टू माइनस partial f by partial x divided by partial f by partial y. A formula for implicit differentiation. Suppose that f of x y is differentiable and the equation f of x y equal to 0. Define y as differentiable function of x, then at any point where f of y is not equal to 0, dy by dx is equal to minus f of x over f of y. सो दिस इज़ अ थ्योरम जो आपको ये स्टेटमेंट देता है। यहाँ देखिए हम एक एग्जांपल करते हैं। यूज़ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन एंड फाइंड dy बाई dx इफ़ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। आपके पास फंक्शन f ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने dy बाई dx फाइंड आउट करना है।
डी वाई बाई डी एक्स, तो आपने अभी देखा कि उसके लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। एफ ऑफ एक्स हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ, क्या है आपके पास फंक्शन है, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये आपके पास, तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम y को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। सो आप जब कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो वाई स्क्वायर जो है पार्शियल वाई स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो 2x हो जाएगा, विद ये नेगेटिव साइन है 2x, और जो साइन है माइनस साइन है, और साइन से का जब डेरिवेटिव हम लेंगे तो cos एक्स वाई और डी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, चले मैं लिख लेती हूँ, माइनस cos ऑफ एक्स वाई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स वाई। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 2x और माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स और y, ये आपके पास आ जाता है y cos ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसी तरह से हम f ऑफ y कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल f बाय पार्शियल y, दैट इज पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू, अब ये है पार्शियल बाय पार्शियल y है, सो वाई स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू 2y और एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, और माइनस cos ऑफ एक्स वाई पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ एक्स वाई। तो ये आपके पास हो जाएगा 2y माइनस एक्स cos ऑफ एक्स वाई। सो आपके पास यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपके पास आ जाता है, माइनस साइन पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स क्या है, माइनस 2x माइनस वाई cos ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स cos ऑफ एक्स वाई। सो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस y cos ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स cos ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये क्योंकि माइनस साइन बाहर था तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो है वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जो है वो इस फंक्शन की ये वैल्यू आ गई। सो हमारे पास अगर ये कंडीशन गिवन है कि फंक्शन आपके पास 0 है, सो यू कैन ऑलवेज फाइंड दिस वैल्यू बाय यूजिंग दिस इम्प्लिसिट फॉर्मूला। अब एक और एग्जांपल है, assuming that the equation defines y as a differentiable function of x, find the value of dy by dx at the given point -1 1 पे। आपके पास f of x y क्या है, गिवन है फंक्शन f of x y है आपके पास x y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। सो f of x y जो है वो 0 है। सो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई से। ठीक है, आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या है, ये पहला जो है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जो है 1 हो जाता है, और ये आपके पास रहता है y, दूसरा जो है वो आपके पास, क्योंकि हम y को तो कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं ना, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, फिर माइनस 3 पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स 1 हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगेन जो है वो 0 होता है। सो आपके पास ये कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से एफ ऑफ वाई जो है वो है पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। तो आपके पास जो है पार्शियल बाय पार्शियल वाई, क्योंकि x अब कांस्टेंट कंसीडर हो रहा है, सो ये आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू, और y का है प्लस 2y
ठीक है, और ये जो है ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएंगे। सो हमारे पास ये वैल्यूज़ यहाँ आ गई। सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। इसको मैं लिख सकती हूँ 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y, क्योंकि नेगेटिव साइन को मैंने इसमें ले लिया। अब यहाँ एक तो तरीका ये है, इस पॉइंट पे हमने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। एक तो ये तरीका है कि हम यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाता है। दूसरा तरीका ये है कि हमने अब यहाँ कैलकुलेट करना है। अब मैं इसको dy बाई डी एक्स को एट द पॉइंट -1 पे कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा 3 माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y, ठीक है, एट पॉइंट -1 तो यहाँ मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, मेरे पास y की वैल्यू है 1, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू है मेरे पास -1 प्लस 2 और y की वैल्यू है 1। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 है 2 डिवाइडेड बाय ये 2 माइनस 1 है 1। सो मेरे पास आंसर क्या आता है, मेरे पास आंसर 2 आता है। सो मैं यहाँ से कैलकुलेट करके मैं यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकती हूँ आराम से। तो उसके अलावा भी आप ये कर सकते हैं, और फिर जब आप यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आप एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट -1 लिखेंगे, या मैं आपको करके भी बता देती हूँ। अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है तो फिर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एट -1 तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। फिर एफ ऑफ वाई एट -1 इज इक्वल टू -1 क्या है, ये आपके पास है x है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। और फिर आपके पास जो है हम जब लिखेंगे dy बाई डी एक्स तो एट द पॉइंट -1 जो है दैट इज इक्वल टू -2 बाय 1 इज इक्वल टू 2, जो कि यहाँ से भी आपको वही आंसर मिल जाता है। लेकिन ये है कि आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे जब आपने dy बाई डी एक्स लिया तो यहाँ से जो कैलकुलेट हुई वैल्यू यहाँ तक जो है ये जर्नल आपके पास dy बाई डी एक्स या स्लोप ऑफ द दिस कर्व या दिस फंक्शन जो है वो आपके पास जर्नल आ गई, और यहाँ पे ये आपके dy बाई डी एक्स जो है स्लोप है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो आपने दोनों तरीक़ों से इसको कैलकुलेट कर लिया। अब राइट अ चेन रूल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव पार्शियल w by partial x and partial w by partial y for w is the function of r s t, where r is function of x y, s is the function of x and y, and t is the function of x and y। तो आपने क्या है, पार्शियल w बाय पार्शियल x फाइंड आउट करना है, पार्शियल w बाय पार्शियल y फाइंड आउट करना है चेन रूल फार्मूला आप यूज़ करके। आप ये देखिए कि हमने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक डायग्राम से भी इसको समझाने की कोशिश की थी कि हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है w, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो फंक्शन है r s और t का, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ r है, यहाँ आपके पास s है, और एक और ब्रांच है कि ये w फंक्शन है t का, ठीक है। तो आपके पास क्या है, w फंक्शन है r का, w फंक्शन है s का, w फंक्शन है t का। उसके बाद आपके पास r भी फर्दर जो है वो x और y का फंक्शन है, s जो है वो x y का फंक्शन है, और t भी x और y का फंक्शन है। सो हमारे पास जो r s t हैं ये आपके पास इंटरमीडिएट वैल्यूज़ आ गई। सो जब इंटरमीडिएट वैल्यूज़ आ गई और w फंक्शन है 3 वेरिएबल का, तो हमारे पास ये पार्शियल जो है ना, ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। सो यहाँ पे क्या है, पार्शियल w बाय पार्शियल r, ये है पार्शियल w बाय पार्शियल s, और ये है पार्शियल w बाय पार्शियल t, ठीक है। अब क्या है, अब आपके पास r जो है वो फंक्शन है
एक्स एंड वाई का। मैं यहाँ इस तरह से इसको कर सकती हूँ, ये आपके पास x है, ठीक है, और ये आपके पास y है। अब क्योंकि आर बी अगेन फंक्शन ऑफ x एंड y है, एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, सो ये भी पार्शियल जो है वो ये है पार्शियल r बाय पार्शियल x, और ये क्या है, ये पार्शियल r बाय पार्शियल y। अब यहाँ s जो है वो अगेन फंक्शन है x और y का, सो मैं यहाँ भी इसको यहाँ इस तरह लिख सकती हूँ, ये x है और ये y है, और क्योंकि s जो है फंक्शन है x का भी y का भी पार्शियल होगा, सो पार्शियल s बाय पार्शियल x ये लाइन है, और दूसरी लाइन पार्शियल s बाय पार्शियल y है। फिर आपके पास t की बात आ गई, तो t भी आपके पास इसी तरह से दो ब्रांचेस बनेंगी, ये x है और ये y का है, सो ये हो जाएगा पार्शियल t बाय पार्शियल x, और ये है पार्शियल t बाय पार्शियल y। सो अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है पार्शियल w बाय पार्शियल x। तो w और x के साथ, तो w और x के साथ आप देखिए ये ब्रांच भी है, w और x के साथ ये ब्रांच भी है, और w x के साथ ये ब्रांच भी है। सो हमारे पास क्या होगा, पार्शियल w बाय पार्शियल x जो है वो आ जाएगा, पहली ब्रांच देखिए तो क्या है, पार्शियल w बाय पार्शियल r, इसको मल्टीप्लाई करना है जितने भी इस ब्रांच में आपके पास पॉइंट हैं, तो ये पार्शियल w पार्शियल r बाय पार्शियल x है, ठीक है। फिर हमने ऐड करना है, आपकी नेक्स्ट ब्रांच क्या है, पार्शियल w बाय पार्शियल s मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल s बाय पार्शियल x, तो ये आपके पास है पार्शियल w बाय पार्शियल s और पार्शियल s बाय पार्शियल x। फिर आपकी x की तीसरी ब्रांच कहाँ है, पार्शियल w बाय पार्शियल t और पार्शियल t बाय पार्शियल x, तो ये आपके पास है पार्शियल w बाय पार्शियल t बाय पार्शियल x, और इन तीनों को हमने ऐड कर लिया। सो हमारे पास जो है पार्शियल w बाय पार्शियल x का जो एक्सप्रेशन है वो चेन फॉर्मूला से ये एक्सप्रेशन आता है। इसी तरह से हमने पार्शियल w बाय पार्शियल y कैलकुलेट करना है, तो पार्शियल w बाय पार्शियल y आप देखिए कहाँ है, हमारे पास w ये है और y ये है, फिर y ये भी है, फिर y यहाँ भी है। सो कितनी ब्रांचेस हैं, पहली हम ब्रांच देखें तो पार्शियल w बाय पार्शियल r है और पार्शियल r बाय पार्शियल y है। इस ब्रांच के को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल w बाय पार्शियल r मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल r बाय पार्शियल y। दूसरी ब्रांच क्या है, पार्शियल w बाय पार्शियल s और पार्शियल s बाय पार्शियल y, तो ये है पार्शियल w बाय पार्शियल s पार्शियल s बाय पार्शियल y। और तीसरी ब्रांच क्या है, पार्शियल w बाय पार्शियल t और पार्शियल t बाय पार्शियल y, और इन तीनों को हमने ऐड कर लिया। सो हमारे पास जो है वो चेन रूल से ये डेरिवेटिव आ गए, और ये डेरिवेटिव आप देखिए कि इनमें सारे पार्शियल हैं, इसलिए कि w जो है वो भी फंक्शन है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, जबकि इंटरमीडिएट जो वेरिएबल हैं वो तीन हैं, r, s और t। सो हमने इनका जो है डेरिवेटिव वो इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। के अलावा भी आप कर सकते हैं कि आपने r के साथ लिया, s के साथ और t के साथ, और इनको अलग से आप देख सकते हैं कि पार्शियल w जो r है वो फंक्शन है xy का, s फंक्शन है xy का, और w के साथ आप इन तीनों को अलग अलग ब्रांचेस में भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा आसान तरीका है। इसी तरह अगर इससे मैंने आपसे कहा था ना कि इससे आगे दो इंटरमीडिएट हों अगर वैल्यू, फ़र्ज़ करें x फंक्शन है सम a और b का, तो आपके पास अगेन ब्रांच जो है वो ये यहाँ से आगे ब्रांच आ जाएगी। सो आपके पास क्या होगा, a और b अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास a और b हैं, ठीक है, ये कोई वेरिएबल हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये पार्शियल w बाय पार्शियल r है, पार्शियल r बाय पार्शियल x है, तो ये आपके पास पार्शियल x बाय पार्शियल a और पार्शियल x बाय पार्शियल b हो जाएगा, ठीक है।
सो हमारे पास क्या है कि हम जब इसकी ब्रांच को देखेंगे तो ए के साथ हमारे पास ये सारे आ जाएंगे, जब बी के साथ देखेंगे तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे। और इसी तरह से हम बाकियों को भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी। सो हमारे पास ए की ब्रांच में ये आ जाएंगी, बी की ब्रांच में ये, इसी तरह से आपके पास आप देखिए कि यहाँ हमारे पास तीन जो हैं वो एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमने ऐड किया है। यहाँ पे आपके पास जो हैं वो 2 और +2 4 +2 6 +2 8 +2 10 और 12। तो आपके पास जो है एक और अगर ब्रांच आप इसमें ऐड कर लें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन जो हैं वो 6 हो जाएंगे और आपके पास जो है वो ये ब्रांचेस जो हैं आपके पास एक्सप्रेशन इस तरह से आएंगे। राइट द चेन रूल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव पार्शियल w by पार्शियल p, ठीक है, वेयर w इज़ द फंक्शन ऑफ x, y, z और v। अब ये आपके पास जो हैं 4 वेरिएबल्स हैं और ये 4 वेरिएबल जो हैं फिर दोबारा से फंक्शन है 2 वेरिएबल के। सो आपके पास ये 4 वेरिएबल इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, w आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपके पास 4 इंटरमीडिएट हैं और p और q जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सो हम इनको कैलकुलेट करते हुए पार्शियल w बाय पार्शियल p आपने कैलकुलेट करना है। सो हम अगर इसमें यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, w, हमारे पास w इज़ द फंक्शन ऑफ x, y, z, v। x, y, c और v है, ठीक है, और आगे x इज़ द फंक्शन ऑफ p, q। p, q, इसी तरह से y फंक्शन ऑफ p, q, c function of PQ and V is the function of PQ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा वही डायग्राम इसकी बनाना चाहूँ तो मेरे पास ये W है और इसकी अब ब्रांचेस मेरे पास 4 आ जाएंगी, ठीक है, ये मेरे पास 4 ब्रांचेस होंगी। ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, ये आपके पास z है और ये आपके पास v है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास x जो है वो फंक्शन ऑफ p एंड q है। सो मैं इसकी ब्रांच ये बना लेती हूँ, ये मेरे पास p है, ये मेरे पास q है, इसी तरह से y की ब्रांच बन जाएगी, ये है p, ये है Q, यहाँ पे ये अगेन P, ये अगेन Q और इसी तरह से ये P और यहाँ पे Q है, ठीक है। अब W है और X है तो ये होगा पार्शियल W बाय पार्शियल X, ये है पार्शियल W बाय पार्शियल Y, ये है पार्शियल w बाय पार्शियल z और ये है पार्शियल w बाय पार्शियल v। अब ये x और p है, सो ये होगा पार्शियल x बाय पार्शियल p, पार्शियल x बाय पार्शियल q, पार्शियल y बाय पार्शियल p, पार्शियल y बाय पार्शियल q, पार्शियल z बाय पार्शियल p, पार्शियल z बाय पार्शियल q और पार्शियल v बाय पार्शियल p, पार्शियल v बाय पार्शियल q, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने फाइंड आउट करना था पार्शियल w बाय पार्शियल p। सो हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल w बाय पार्शियल p विच इज़ इक्वल टू, आप देखिए p ये है, p ये है, p यहाँ है और p यहाँ है। सो हमारे पास पार्शियल w बाय पार्शियल x, पार्शियल x बाय पार्शियल p, पहला क्या है पार्शियल w बाय पार्शियल x मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल x बाय पार्शियल p
ठीक है, दूसरी ब्रांच क्या है, पार्शियल w बाय पार्शियल y और पार्शियल y बाय पार्शियल p, पार्शियल w बाय पार्शियल y बाय पार्शियल p। तीसरी ब्रांच आपके पास क्या है, पार्शियल w बाय पार्शियल z और पार्शियल z बाय पार्शियल p, पार्शियल w बाय पार्शियल z बाय पार्शियल p। और फिर आपके पास लास्ट ब्रांच क्या है, पार्शियल w बाय पार्शियल v और पार्शियल v बाय पार्शियल p, पार्शियल w बाय पार्शियल v बाय पार्शियल p। और इन सब को आपने ऐड करना है। ठीक है, ये आपके पास सारे के सारे 4 एक्सप्रेशंस जो हैं वो सारे के सारे ऐड हो जाते हैं। सो आपके पास क्या आ जाता है, पार्शियल w बाय पार्शियल x, पार्शियल x बाय पार्शियल p प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y, पार्शियल y बाय पार्शियल p प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल z, पार्शियल z बाय पार्शियल p प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल v बाय पार्शियल p। हमें अपने प्रॉब्लम में ये गिवन था, ये रिक्वायर्ड था कि पार्शियल w बाय पार्शियल p कैलकुलेट करें, लेकिन अगर गिवन हो कि पार्शियल w बाय पार्शियल q कैलकुलेट करें तो भी ये कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने ब्रांच बना ली और पार्शियल w बाय पार्शियल x मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल x बाय पार्शियल q, पार्शियल w बाय पार्शियल y बाय पार्शियल q, पार्शियल w बाय पार्शियल z बाय पार्शियल q और पार्शियल w बाय पार्शियल x पार्शियल v बाय पार्शियल q, और इनको ऐड करें तो आपके पास वो एक्सप्रेशन भी आ जाता है। सो आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है। और इसके अलावा ये अगर आप ना करें, आपके पास टाइम ना हो, आप इसकी ब्रांच ना बनाएं, तो भी आसान तरीका है कि आप इसको याद रखने का एक तरीका ये भी है कि आप पहले तो इनको जो है वो आपके पास w है, फंक्शन ऑफ x y z एंड v है। पहले तो आप पार्शियल w बाय पार्शियल x, पार्शियल w बाय पार्शियल y, पार्शियल w बाय पार्शियल z और पार्शियल w बाय पार्शियल v लिखें और फिर इनको मल्टीप्लाई करें कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे p है, तो आपके पास क्या है, इस ये वाला आपके पास अगेन होगा पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ पार्शियल p, फिर इसी तरह पार्शियल w बाय पार्शियल z बाय पार्शियल p और पार्शियल v बाय पार्शियल p जो है वो इसके साथ ये कैंसिल होके आपको एग्जैक्टली वही चीज़ें दोबारा देता है। सो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। हम अभी इससे आगे इससे मुतालिक करेंगे कि ये क्या आप किस तरह से इन एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। इसके बाद हमने ये किया था 2 वेरिएबल इम्प्लिसिट फार्मूला। ठीक है कि आपके पास 2 वेरिएबल हैं। अभी तक हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की 2 वेरिएबल्स की, कि जिसमें आपके पास था f ऑफ x y इक्वल टू 0 आपके पास इक्वेशन थी, और हमने वहाँ से जो है वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के लिए फार्मूला फाइंड आउट किया था। और अभी ये है कि 3 वेरिएबल इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं, जबकि आपके पास फंक्शन जो है वो कोई भी इक्वेशन जो है उसमें आपके पास 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हों, और अगर आपके पास कोई जो है वो फंक्शन जो है 3 वेरिएबल्स के साथ है जिनमें से एक वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट हो बाकी 2 वेरिएबल्स पे, जैसे हम देखते हैं कि इफ़ द इक्वेशन f of x y z इक्वल टू 0 दिस डिटरमिन्स z एज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है कि हमारे पास ये फंक्शन है x y और z का, और z अगेन डिफरेंशिएबल फंक्शन है x एंड y का, then at points where f of z is not equal to 0, that is the derivative of function with respect to z is not equal to 0, then we can write partial z by partial x equal to minus पार्शियल f बाय पार्शियल x डिवाइडेड बाय पार्शियल f बाय पार्शियल z, कि z है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, सो वी कैन डिफरेंशिएट z विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके लिए आपके पास इम्प्लिसिट फार्मूला ये आ जाता है। इसी तरह से z फंक्शन है y का भी, सो हमारे पास जो है पार्शियल z बाय पार्शियल y आएगा माइनस पार्शियल f बाय पार्शियल y डिवाइडेड बाय पार्शियल f बाय पार्शियल z।
अब थ्री वेरिएबल्स के हवाले से हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं कि यूज इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्शियल z बाय पार्शियल x एंड पार्शियल z बाय पार्शियल y एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, आपके पास पॉइंट है x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। आपके पास ये फंक्शन गिवन है। और फिर हमारे पास जो z है फंक्शन ऑफ x एंड y भी है। हम एक चीज़ चेक करेंगे, पार्शियल f बाय पार्शियल z इज इक्वल टू, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो हम जब पार्शियल बाय पार्शियल z लेंगे तो हम x और y को कंसीडर करेंगे कांस्टेंट्स। सो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल z ऑफ z क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस वाई क्यूब माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3z स्क्वायर, इसमें z नहीं है सो ये नहीं होगा, प्लस y। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसको अगर हम z 1 है और y भी 1 है तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास 4 आता है। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस पॉइंट पे 0 नहीं है। इसी तरह से हमने जब पार्शियल z बाय पार्शियल x फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस f ऑफ x पार्शियल f बाय पार्शियल x डिवाइडेड बाय पार्शियल f बाय पार्शियल z। और इसी तरह से पार्शियल z बाय पार्शियल y फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है f ऑफ y पार्शियल f बाय पार्शियल y डिवाइडेड बाय पार्शियल f बाय पार्शियल c। तो हमारे पास हमने पार्शियल f बाय पार्शियल z तो यहाँ फाइंड आउट कर लिया। हमने पार्शियल f बाय पार्शियल x और पार्शियल f बाय पार्शियल y भी फाइंड आउट करना है। सो मेरे पास क्या है, f ऑफ x इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ z क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस वाई क्यूब माइनस 2। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये पार्शियल x बाय पार्शियल x जो है वो 1 हो जाता है। सो आपके पास आ जाता है माइनस वाई। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास x कहीं भी नहीं है, सो दिस इज़ इक्वल टू माइनस वाई। इसी तरह से हमने पार्शियल f बाय पार्शियल y कैलकुलेट करना है तो दैट इज़ पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ z क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस वाई क्यूब माइनस 2। तो यहाँ देखिए पहला तो 0 हो जाएगा, दूसरा है माइनस एक्स प्लस जी प्लस 3y स्क्वायर। सो हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन इस तरह से आ गए। अब हमें इस गिवन पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। सो मेरे लिए आसान होगा कि मैं अगर यहीं पे इनकी वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास जो है मैं इसकी वैल्यू f ऑफ z एट 1 1 1 जो आएगा, ये क्या है मेरे पास, f ऑफ z है 3z स्क्वायर प्लस y एट 1 1 और 1 पे, दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर f ऑफ x एट पॉइंट 1 1 और 1 है, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई एट 1 1 1, y इज इक्वल टू 1 है तो ये माइनस 1 आ जाएगा। और f ऑफ y एट 1 1 1 जो है वो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जी प्लस 3y स्क्वायर एट 1 1 और 1। तो ये आपके पास आ जाता है 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और y जो है वो 3 है, सो इट विल बिकम 3। सो हमारे पास जो है वो पार्शियल z बाय पार्शियल x एट द पॉइंट 1 1 1 क्या आएगा, माइनस आपके पास ये फॉर्मूला है ना एफ एक्स ओवर एफ जी, तो एफ एक्स ये है माइनस 1 और एफ जी जो है 4 है। सो दिस विल बी माइनस 1 ओवर 4, दिस इज़ 1/4। और इसी तरह से पार्शियल z बाय पार्शियल y
एट द पॉइंट 1 1 और 1 इज इक्वल टू, ये पार्शियल एफ वाई जो है वो आपके पास है 3 -3 डिवाइडेड बाय पार्शियल एफ जी क्या है 4 है। सो आपके पास इसका आंसर जो है -3/4 आ गया। सो हमने इसको इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो इम्प्लिसिट फार्मूला यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर लिया। सो हमारे पास इतना आसानी से कि हम उसमें किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ते, किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ते, और हम बड़े आसानी से जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास अगर ये कंडीशन जो है एफ एफ एक्स वाई जी इक्वल टू 0 और एफ एफ सी पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी नॉट इक्वल टू 0 की कोड करें तो हम बड़े आराम से ये फॉर्मूला यूज़ करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यूज इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ partial z by partial x and partial z by partial y at the given point है आपके पास 1 log 2 और log 3, और आपके पास एक्सप्रेशन जो है f of x y z जो है वो आपके पास गिवन है x y z is equal to x e raised to the power y plus y e raised to the power z, या एक्सपोनेंशियल y एक्सपोनेंशियल ऑफ z, आप इस तरह भी बोल सकते हैं log of x -2 -3 log of 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने पार्शियल z बाय पार्शियल x फाइंड आउट करना। अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा, आपके पास है f of x ओवर f of z, और इसी तरह से पार्शियल z बाय पार्शियल y का फॉर्मूला आपने देखा, दैट इज माइनस f of y ओवर f of z। अब हम पार्शियल एफ ऑफ जी कैलकुलेट करना चाहते हैं पहले, तो पार्शियल बाय पार्शियल जी जो है वो आपके पास क्या है, x e रेज टू द पावर y प्लस y e रेज टू द पावर z प्लस 2 log ऑफ x -2 -3 log ऑफ 2। इसको मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या आता है, पहला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, दूसरे एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशियल z है जिसका डेरिवेटिव वही आता है। सो ये आपके पास y e रेज टू द पावर z होगा, और बाकी कहीं z नहीं है, सो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से मैं अगर f ऑफ x कैलकुलेट करूं तो दिस इज़ पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x e रेज टू द पावर y प्लस y e रेज टू द पावर z प्लस 2 log ऑफ x -2 -3 log ऑफ 2। तो ये आपके पास क्या आएगा, पहला एक्सप्रेशन है e रेज टू द पावर y बच जाएगा, x जो 1 हो जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा, और log ऑफ x जो है 1 ओवर x हो जाएगा। सो इट विल बिकम 2 ओवर x, ठीक है। और तीसरा जो है वो हम f ऑफ y कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ x e रेज टू द पावर y प्लस y e रेज टू द पावर z प्लस 2 log ऑफ x -2 -3 log ऑफ 2। तो ये आपके पास आ जाता है x e y प्लस e z, और आगे सारे ज़ीरो हैं। सो आपके पास ये तीनों कैलकुलेट हो गए, ठीक है। अब हम अगर चाहें तो हम इसी पॉइंट पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इनके एक्सप्रेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको देखती हूँ कि मेरे पास f ऑफ z एट द पॉइंट 1 log ऑफ 2 log ऑफ 3, ये f ऑफ z क्या है, y e रेज टू द पावर z एट दिस पॉइंट 1 log ऑफ 2 log ऑफ 3। तो ये आपके पास y की क्या वैल्यू है, log ऑफ 2, log ऑफ 2 है ये, और e रेज टू द पावर z है तो log ऑफ 3 log ऑफ 3। तो ये 3 log ऑफ 2 आ गया, दिस इज इक्वल टू log ऑफ ठीक है, log ऑफ 3, और ये 8 हो जाता है, 3 2 रेज टू द पावर 3, तो log ऑफ 8 भी हो सकता है, ठीक है। फिर f ऑफ x एट पॉइंट 1 log ऑफ 2 log ऑफ 3, ठीक है। तो ये आपके पास f ऑफ x है,
ई रेज़ टू द पावर वाई प्लस 2 ओवर एक्स। तो आपके पास वाई जो है log ऑफ 2 है, तो ये आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी, प्लस 2 है और x 1 है, तो ये आपके पास 4 आ जाता है। इसी तरह से f ऑफ y एट 1 log ऑफ 2 log ऑफ 3, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। f ऑफ y हमने कहाँ कैलकुलेट किया, ये है x ई रेज़ टू द पावर वाई प्लस ई रेज़ टू द पावर z एट 1 log ऑफ 2 log ऑफ 3, तो ये आपके पास x जो है 1 है, ई रेज़ टू द पावर वाई log ऑफ ई रेज़ टू द पावर log ऑफ 2 और प्लस ई रेज़ टू द पावर log ऑफ 3, तो ये आपके पास आ जाता है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज़ यहाँ से इस तरह से आ गई। सो हम पार्शियल z बाय पार्शियल x एट 1 log ऑफ 2 log ऑफ 3 कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ गया माइनस एफ एक्स ओवर एफ जी। एफ एक्स आपके पास आ जाता है 4 और एफ जी जो है वो आपके पास आता है यहाँ से log ऑफ 8। हम देखें कि क्या हमने इसको ठीक किया है। y रेज़ टू द पावर z, ठीक है, ये हो गया y की वैल्यू है log ऑफ 2 और log ऑफ 3, ठीक है, ये आपके पास log ऑफ 8 आ गया। इसी तरह से पार्शियल z बाय पार्शियल y जो है वो है माइनस f ऑफ y क्या है आपके पास, f ऑफ y है 5 और f ऑफ z जो है वो आपके पास है log ऑफ 8। सो हमारे पास जो है वो ये इस तरह से कैलकुलेट होके वैल्यू आपके पास आ जाती है। Find partial w by partial r when r is equal to 1, s is equal to minus 1 if w is the function of x plus y plus z square और r जो है आपके पास ये हैं। अब हमारे पास पार्शियल w by पार्शियल r, w इज़ द फंक्शन ऑफ x y z और जो है अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो पार्शियल w by पार्शियल r जो है, क्योंकि w फंक्शन है x y z का, तो सो मेरे पास पार्शियल w बाय पार्शियल x आएगा, पार्शियल x बाय पार्शियल r प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y, पार्शियल y बाय पार्शियल r प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल z, पार्शियल z बाय पार्शियल r। ये हमारे पास फॉर्मूला इसका आ जाएगा। अब हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट r s r कामा s जो है इस पॉइंट है 1 माइनस 1, ठीक है। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास पार्शियल w बाय पार्शियल x अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास आता है पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ w की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपके पास है y प्लस z होल स्क्वायर, दिस इज़ 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z, और क्या है पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ दिस थिंग, तो यहाँ पे y और z हमारे कांस्टेंट कंसीडर हो रहे हैं, तो पार्शियल x बाय पार्शियल x 1 हो जाएगा। सो ये हो जाए। इसी तरह से पार्शियल बाय पार्शियल y, पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z, और अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास सिर्फ एक ये 1 आता है, सो ये भी इसी तरह से आ गया। फिर पार्शियल w बाय पार्शियल z इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल z ऑफ x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाता है 2x प्लस y प्लस z, और ये पार्शियल बाय पार्शियल z 1 हो जाता है। सो आपके पास यहाँ से ये कैलकुलेट हो गए। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसके अलावा हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल x बाय पार्शियल r, तो ये है पार्शियल बाय पार्शियल r ऑफ x जो है वो है r माइनस s, तो दिस इज़ इक्वल टू 1। पार्शियल y बाय पार्शियल r जो है वो है पार्शियल बाय पार्शियल r ऑफ y क्या है, कॉज ऑफ r प्लस s,
तो दिस इज इक्वल टू साइन आर प्लस एस विद नेगेटिव साइन, और पार्शियल बाय पार्शियल आर ऑफ आर प्लस एस, तो ये 1 आ जाता है। इसी तरह से पार्शियल सी बाय पार्शियल आर जो है, दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल आर ऑफ साइन आर प्लस एस। तो ये हमारे पास है कॉस आर प्लस एस, इनकी डिफ्रेंसिएशन हो गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास, हम इसमें एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें, हमारे पास आर और एस की वैल्यू गिवन है और वो आपके पास 1 और -1 की फॉर्म में गिवन है। सो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो वैल्यू यहाँ से आ सकती हैं क्या। ठीक है, आपके पास क्योंकि x, y और z की फॉर्म में हैं तो हम यहाँ पे इनको r और s की फॉर्म में लिखें। ठीक है, ताकि हमारे r और s की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकें। सो हमारे पास क्या है, पार्शियल w बाय पार्शियल r, सो हमारे पास पार्शियल w बाय पार्शियल r जो है वो है पार्शियल w बाय पार्शियल x, पार्शियल x बाय पार्शियल r प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y, पार्शियल y बाय पार्शियल r प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल z बाय पार्शियल r, और पार्शियल ये जो है ये है 2x प्लस y प्लस z। और अगर हम यहाँ पे इनको इन टर्म्स ऑफ x, y और z को अगर हम राइट डाउन कर लें, यहाँ पे हम कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस z, अगर हम लिखें दिस इज इक्वल टू, x की जगह मैं r माइनस एस लिख रही हूँ, y की जगह आप कॉस ऑफ r प्लस एस है, और z जो है वो साइन ऑफ r प्लस एस है। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी की सारी ये वैल्यू इस तरह से आ गई। अगर हम इनमें r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो हमारे पास जो है वो r और s जो है ये माइनस एस है, तो ये 2 टाइम्स 2 प्लस कॉस ऑफ r प्लस एस, ये 0 हो गया, कॉस ऑफ 0। ठीक है, r प्लस एस क्या है हमारे पास, इसको अब हमने एट पॉइंट 1 और -1 देखा, तो आपके पास ये 1 -1 जो है ये 2 हो गया, और ये r प्लस एस जो है ये 0 हो गया, प्लस जो है वो r प्लस एस अगेन ये है। सो ये आपके पास साइन 0, ये भी साइन 0 हो गया। सो आपके पास जो है वो 2 + 1 3 वैल्यू आ गई, क्योंकि साइन 0 जो है वो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। सो 2 + 1 आपके पास ये x प्लस वाई प्लस z जो है इसकी वैल्यू 3 आ गई। सो मैं जो है सब्स्टिट्यूट जब करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आई, यहाँ पार्शियल y बाय पार्शियल r जो है वो ये मेरे पास आ गया। सो जब मैं इसकी वैल्यू पार्शियल y बाय पार्शियल r एट 1 - 1 कैलकुलेट करूँगी तो ये आपके पास साइन 0 हो गया, सो ये 0 हो जाएगा। और इसी तरह से पार्शियल z बाय पार्शियल r जो है वो आपके एट 1 - 1 जब इसको कैलकुलेट करूँगी तो ये आपके पास 1 आ जाता है। सो मेरे पास जो है वो, अगर मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ इनकी, तो मेरे पास पार्शियल w बाय पार्शियल r क्या आता है 3 और 2, तो मेरे पास पार्शियल w बाय पार्शियल r, सो ये आपके पास 3 आ गया। पार्शियल x बाय पार्शियल r आपके पास क्या आता है, पार्शियल x बाय पार्शियल r आपके पास 1 आता है, प्लस 2 टाइम्स 3 पार्शियल w बाय पार्शियल r आपके पास आता है, पार्शियल y बाय पार्शियल r है 0 और पार्शियल z बाय पार्शियल r है 1। पार्शियल y बाय पार्शियल r है 0 प्लस 2 3 और पार्शियल जो है ये 1 है। सो आपके पास आ जाता है 2 3s are 6, ये 0 हो गया, और 6 + 6 दिस इज इक्वल टू 12। सो आपके पास पार्शियल w बाय पार्शियल r एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो
पार्शियल w बाय पार्शियल r एट 1 - 1 जो है वो ये वैल्यू आपके पास ये आ गई। सो हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें पार्शियल w बाय पार्शियल r ही कैलकुलेट करना था एट r इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू -1। सो हमने ये वैल्यू जो है यहाँ से इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर ली। सपोज दैट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ऑन द हेलिक्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था हेलिक्स क्या होता है। हेलिक्स होता है जो वो एक स्पाइरल सी मोशन होती है सिलेंडर के गिर्द, जिस जो एक स्प्रिंग टाइप चीज़ बनती है वो मोशन। उस अगर स्प्रिंग है आपके पास और स्प्रिंग के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, कोई चूंटी देख लें कि उसके स्प्रिंग पे चढ़ी है और वो उसके साथ साथ मूव कर रही है, तो वो हेलिक्स पाथ होता है। So suppose that the partial derivative of a function f(x,y,z) at a point on the helix r f of x is equal to cos t, f of y is equal to sin t, f of z is equal to t square plus t minus 2. At what point on the curve, if any, can f take on extreme values? ठीक है कि हमने f की एक्सट्रीम वैल्यूज़ देखनी है कि किन पॉइंट्स पे जो है वो कर्व जो है वो उस पे फंक्शन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू उसको मिलेंगी। आपको पता है एक्सट्रीम वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं, अगर आप डेरिवेटिव टेस्ट को रिकॉल करो तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, अगर आपके पास डेरिवेटिव हो किसी भी फंक्शन का होता है वो उसकी टेंजेंट लाइन या उसकी स्लोप बताता है। सो जहाँ पे स्लोप 0 होती है वो पॉइंट जो है वो कर्व का बेंडिंग पॉइंट होता है, चाहे वो या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। कोई भी कर्व अगर आपके पास इस टाइप की बनती है तो यहाँ पे आपका स्लोप जो है वो 0 है, यहाँ भी स्लोप आपकी 0 है, और तो इन पॉइंट्स पे आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा। और फिर उसके बाद क्या है कि आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर आप देखें तो उसमें फंक्शन में आपके पास जो है वो अगर लेस देन 0 है तो ये कनकेव अपवर्ड है, कनकेव डाउन है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो कनकेव अपवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम जो है यहाँ पे क्या देखते हैं, हम इस यहाँ पे एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व इफ एनी एफ कैन टेक एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब यही है कि चाहे वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सपोज दैट फंक्शन दिस इज इक्वल टू, अच्छा इसमें क्या है कि आपके पास हेलिक्स की इक्वेशन है x cos t, y sin t और z इज इक्वल टू t, और उसमें कहते हैं कि वो डेरिवेटिव जो हैं f of x, f of y, f of z भी गिवन हैं। सो हम क्या करेंगे कि हम उसका पहला डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t के। इस पे t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x y z जो हैं वो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं। सो हम df बाई dt फाइंड आउट करना चाहते हैं। df बाई dt आपके पास क्या होगा, पार्शियल f बाई पार्शियल x dx बाई dt प्लस पार्शियल f बाई पार्शियल y dy बाई dt प्लस पार्शियल f बाई पार्शियल z dz बाई dt। ठीक है, ये आपके पास है। अब हमें गिवन है f of x गिवन है, ठीक है, f of x इक्वल टू cos t, इसकी वैल्यू है cos t, और हमारे पास हेलिक्स की इक्वेशन भी है कि x इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t और z इक्वल टू t। ये हमारे पास हेलिक्स की इक्वेशन है। f of x हमें ये गिवन है, और यहाँ से dx बाई dt अगर हम कैलकुलेट करें तो dx बाई dt आपके पास है माइनस साइन टी, dy बाई dt कैलकुलेट करें तो आपके पास है cos t, और dz बाई dt कैलकुलेट करें तो आपके पास है 1। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे आप इसके dx बाई dt को मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन ऑफ t प्लस एफ ऑफ y जो है पार्शियल f बाई पार्शियल y आपको गिवन है, दैट इज साइन t। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन t, और dy बाई dt क्या है, cos t।
फिर हमारे पास गिवन है पार्शियल एफ बाय पार्शियल जी, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 है, तो ये है आपके पास टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 और डी जी बाई डी टी जो है वो 1 है। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ माइनस कॉस टी साइन टी प्लस साइन टी कॉस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और ये आपके पास आ जाता है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। अब हमने क्या फाइंड आउट करना, हमने फाइंड आउट करना है कि अगर एग्जिस्ट करते हैं तो एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व एफ टेक ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़। मैंने आपको कहा कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ वहाँ पे होंगी जहाँ पे आपके पास स्लोप जो है वो ज़ीरो होगी, और स्लोप फंक्शन की कहाँ ज़ीरो है, जहाँ पे डी एफ बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो है। सो हमारे पास जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू आएंगी will be at the point where, बल्कि पॉइंट्स है where df by dt is equal to 0। सो हमारे पास क्या आता है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको मैं अगर फैक्टराइज कर लूँ तो ये आ जाता है टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास ये आ जाता है t प्लस 2 t माइनस 1 इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू माइनस 2 और 1 ये पॉइंट हैं जहाँ पे आपके पास ठीक है विल बी एट द एक्सट्रीम वैल्यूज विल बी एट द पॉइंट्स वेयर df बाई dt इक्वल टू 0 विल बी एट द ठीक है। तो आपके पास ये t जो है दो वैल्यूज आ गई t की जहाँ पे आपके पास जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी। सो f will take extreme values at t equal to, so f will take extreme values at t equal to minus 2 and t is equal to 1। सो आपके पास ये इस तरह से कैलकुलेट हो गई इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक और बड़ी प्रैक्टिकल सी एग्जांपल है कि लेट टी इक्वल टू एफ ऑफ लेट टी बी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एंड दिस टी इज़ द टेम्परेचर एट द पॉइंट एक्स वाई ऑन द सर्कल, ठीक है। सर्कल आपके पास है एक्स इक्वल टू कॉस टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी, और आपका जो इंटरवल है फ्रॉम 0 to 2 पाई है कि एक सर्कल है जिस पे टेम्परेचर जो है वो फंक्शन है एक्स और वाई का। एंड सपोज दैट पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस 4y और पार्शियल टी बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू 8y माइनस 4x, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू गिवन है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स वाई। फाइंड वेयर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन द सर्कल अकर बाय एग्जामिनिंग द डेरिवेटिव्स टी बाई डी टी एंड d2 t बाई dt2। और फिर सपोज दैट t इज गिवन बाय दिस फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ t ऑन द सर्कल। पहला काम तो हम ये करते हैं कि फाइंड वेयर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन द सर्कल अकर बाय एग्जामिनिंग द डेरिवेटिव्स टी बाई डी टी एंड d2 t बाई dt2। अच्छा, पहले तो हम ये लिखते हैं कि पहले हम इसको देखते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर सर्कल पे हैं और कहाँ पे हैं, और फिर उसके बाद जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जो है वो क्या होगी। सो हमारे पास क्या है कि हम देखते हैं एक्स टी जो है t इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। आपके पास गिवन है x इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी,
ठीक है। और आपके पास जो है वो टी ऑफ एक्स है 8x माइनस 4y, 8x माइनस 4y, और टी वाई है 8y माइनस 4x। ठीक है, तो आपके पास ये है। अब देखिए कि हमारे पास जो है t जो है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं और t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो हमारे पास जो है वो dt बाई डी कैपिटल T टेम्परेचर बाय dt जो है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो ये आती है पार्शियल t बाय पार्शियल x बाय सॉरी x फंक्शन है सिर्फ t का, तो dx बाई dt हो जाएगा प्लस पार्शियल t बाय पार्शियल y dy बाय dt। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे हम dx बाई dt कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन t, और dy बाई dt कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज cos t। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये गिवन है। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 8x माइनस 4y मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन t और प्लस 8y माइनस 4x और cos t। ये तो मिक्स हैं। अगर हम यहाँ पे इसको इन टर्म्स ऑफ t हमें कैलकुलेट करना है, सो हम क्या करेंगे कि हम एक तो तरीका ये है कि यहाँ ही हम सब्स्टिट्यूट कर लें x और y की वैल्यूज़ और उनको सिंप्लीफाई कर लें, और या फिर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो दिस इज़ 8 cos t माइनस 4 sin t मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन t प्लस 8 sin t माइनस 4 cos t मल्टीप्लाइड बाय cos t। तो इनको सिंप्लीफाई कीजिए तो माइनस 8 sin t cos t माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर t प्लस 8 sin t cos t और माइनस 4 cos स्क्वायर t, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है। सो आप देखिए कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है और 4 sin स्क्वायर t माइनस cos स्क्वायर t। अगर हम इसको देखें तो ये माइनस 4 cos 2t का फॉर्मूला है। अगर माइनस हम बाहर ले लें तो ये आपके पास cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t आता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका फॉर्मूला है। सो हमारे पास क्या है कि हमें फाइंड आउट करना था कि where maximum and minimum temperature on the circle occur by examining the derivative this and this। पहले तो ये है कि एक्सट्रीम वैल्यूज हम फाइंड आउट करें, फिर हम उससे मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। सो dt बाई dt इज इक्वल टू 0 मीन्स कि आपके पास cos ऑफ 2t विल बिकम इक्वल टू 0। आपके पास इंटरवल है t का 0 से 2 पाई, ठीक है, 0 से 2 पाई का। सो हमारे पास जो है वो कहाँ पे 0 होता है, व्हेन आपके पास t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो आपके पास जो है वो cos जो है पाई बाई 2 हो जाएगा और cos ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर आप उसके बाद आप देखिए पाई बाई 4 है आपके पास t इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे अगेन आपके पास cos 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। फिर t 5 पाई बाई 4, तो ये आपके पास अगेन
कॉस जो है 5π/2 ये भी ज़ीरो हो जाता है, और देन t 7π/4 जो है वो अगेन आपको कॉस 7π/2 ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ज़ीरो दे देता है। सो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारी वैल्यूज़ जो विद इन दिस इंटरवल हैं, इन पे आपके पास dt/dt जो है वो ज़ीरो है। सो हमारे पास जो है यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे t π/4 पे, 3π/4 पे, 5π/4 और 7π/4 पे आपके पास जो हैं वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ आती हैं। अब हमने देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ हैं। तो आप फिर रिकॉल कीजिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको क्या कहता है कि आपके पास d2t शुड बी लेस देन 0, जहाँ पे आपके पास ये कनकेव जो है आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक है। आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 पे आपके पास मिनिमम वैल्यू है। सो आपके पास जो है वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है कि अगर इसको डिफरेंशिएट करें, जो कि हमारे पास ये वैल्यू आई थी dt/dt की, इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आ जाता है d2t/dt2 इज इक्वल टू, आपके पास इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आएगा और 2 और 2 8 आ जाएगा। सो 8 साइन ऑफ 2t, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं तो हमारे पास जो है ये इसकी वैल्यू जो है आप देखिए, इसमें आपके पास जो है वो साइन 2π जो है वो आपके पास 2t साइन 2t जो है वो हमने t को वेरी करना है इस इंटरवल में। तो आपके पास जो है ये वैल्यू पॉजिटिव आती है जब आपके पास जो है वो t π/4 होगा, तो आपके पास जो है d2t/dt2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3π/4 होगा, जब t इज इक्वल टू 3π/4 है तो आपके पास ये आता है 3π/2 आ जाएगा, विद ये आपके नेगेटिव है। सो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, लेस देन। और इसके बाद आपके पास जब t है 5π/4 तो आपके पास ये वैल्यू 5π/4 आ जाती है। अब अगर इसमें सर्कल में देखें तो आपके पास जो है π/4 यहाँ पे ये है, फिर 3π/4 जो है वो ये है, फिर उसके बाद आपके पास 5π/4 ये है, और देन आपके पास 7π/4 आपके पास ये वैल्यू है। सो आपके पास जो है वो 5π/4 जब आएगी तो आपके पास यहाँ पे ये 5π/2 हो जाएगी। 5π/2 कैसे होगी, ये आपके पास पाई है, ये 2π है, फिर आपके पास ये 3π है, और आपके पास 5π/2 जो है वो आपके पास यहाँ आएगी। सो इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और फिर इसके बाद t इज इक्वल टू 7π/4 जब है तो 7π/2 आएगा जो कि यहाँ पे होगा। सो इट विल बी लेस देन 0। सो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये 4 कंडीशन जो हैं इन पॉइंट्स पे हमने कैलकुलेट कर ली कि आपके पास सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। सो आपके पास जब t जो है वो π/4 है तो आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास इंक्रीजिंग पॉइंट है। सो आपके पास जो है फंक्शन जो है वो इसकी वैल्यू t जो है वो cos t, आपके पास पॉइंट क्या आ गए, आपको पॉइंट्स किन पॉइंट्स पे आपका मैक्सिमम और मिनिमम है। x y जो है वो आपके पास π/4 है,
तो आपके पास 1/√2 हो गया, ये 1/√2। जहां आपके पास ग्रेटर देन, तो आपके पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, एक ग्रेटर ये है 5π/4। तो 5π/4 मैंने आपको बताया कि कहाँ पे होगा, कि π/4, 3π/4, 5π/4। सो आपके पास यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव हैं। सो आपके पास जो है -√2 और -1/√2 ये आपकी वैल्यू है, जहाँ पे आपके पास जो है वो मिनिमम है। इसी तरह से मैक्सिमम जो है वो एक्स वाई आपके पास हैं 1/√2, -1/√2 और 1/√2 और 1/√2। ये आपके पास मैक्सिमम इस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको अगली बात क्या चीज़ कैलकुलेट करनी थी, वो कैलकुलेट आपको करनी थी यहाँ तो आपने मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट कर लिया। अब सपोज t इज इक्वल टू दिस थिंग, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ t ऑन द सर्कल। कि आपके पास अगर t गिवन है तो आपके पास जो है वो f ऑफ x यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा और आपके पास जो है फंक्शन की वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ t ऑन द सर्कल, ठीक है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास पॉइंट्स आ गए, सो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें पॉइंट, तो आपके पास जो है वो 4x² - 4xy + y² है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो हैं वो आ गई। मिनिमम है 1/√2, ठीक है। हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो एट पॉइंट है 1/√2, 1/√2 और -1/√2, -1/√2 और मैक्सिमम जो थी वो थी -1/√2, 1/√2 और ये आपके पास थी 1/√2 -1/√2। सो हमारे पास अब t जो है वो है आपके पास 4x² - 4xy + y²। ये है 4x² - 4xy + 4y², सही। तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ आएगा, आप 4 1/√2² -4 1/√2 1/√2 + 4 1/√2 होल स्क्वायर करें तो ये आपके पास आ जाता है 4/2 - 4/2 + 4/2। तो दिस इज इक्वल टू 2 2 एंड 2। तो ये आपके पास 2 आता है। इसी तरह से अगर हम दूसरा पॉइंट ले लें तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों x y मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू ये आपकी मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम जो है वो आपके पास आता है 4 1 -√2 होल स्क्वायर -4 1/√2 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 + 4 1/√2 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाता है 4/2 + 4/2 + 4/2। तो ये आपके पास आता है 2 + 2 + 2 6। सो आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 6 है और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो उसकी वैल्यू 2 है। सो बच्चा हम इस पॉइंट पे आके आज का जो है वो लेक्चर उसको कंक्लूड करते हैं। और मैंने आपको बताया कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन किस तरह होती है और उसके हम जो है किस तरीके से डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको हमने फिज़िकल एग्जांपल भी बताई। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको
अच्छी तरह समझ आया होगा। सो आज तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।